आसमान से ज़मीन पर ये रेगिस्तान और उस पर यह खूबसूरत वाइल्ड लाइफ देखना सच में बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। तारीख 6 मार्च 2000 सुबह के 8:30 बजे ये प्राइवेट प्लेन कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से जा रहा था। इसमें बैठे 5 लोग इस खूबसूरत वाइल्ड लाइफ का यादगार सफ़र कर रहे थे, पर इनका ये सफ़र बहुत ही जल्द इनकी लाइफ का सबसे खतरनाक सफ़र बनने वाला था। दोस्तों, जहां कलाहारी डेजर्ट के बीचम बीच इंसान का रहना नामुमकिन है, वहीं खतरनाक जानवरों के बीच अचानक इनके प्लेन में दिक्कत आई और पायलट ने प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। ज़ेम एफएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में मौजूद कलाहारी डेजर्ट जो 9,06,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा डेजर्ट है और यहाँ 300 से ज़्यादा किस्म के जानवर चरिंद परिंद बसते हैं। इसमें शिकारी जानवरों की बात की जाए तो यहाँ शेर, चीता, जंगली कुत्तों के साथ अफ्रीकन हाथी भी पाए जाते हैं, जो अपने एरिया में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। इस कलाहारी डेजर्ट में वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए अक्सर दुनिया भर से लोग डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, जिसमें बोट्सवाना के पास कलाहारी डेजर्ट का सबसे बड़ा एरिया है। बोट्सवाना की कैपिटल गैब्रोन में एक थ्राइविंग कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डू प्लेसिस, जो अपनी वाइफ के साथ जोहानिसबर्ग में रहते थे, एक दिन कार्ल ने एक प्राइवेट प्लेन हायर किया। वो चाहते थे कि वो बोट्सवाना से 301 किलोमीटर दूर मोन के खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सीन के साथ साथ एक प्रमोशन इवेंट कवर करें, जिसमें कार्ल के साथ उनके फ्रेंड स्नैप, माइक और उनकी वाइफ लेनेट के साथ साथ प्लेन के पायलट कोस्टा मार्को डोनाटोस भी शामिल थे। ये प्लेन 2 इंजन वाला सेसना 414 था, जिसमें ये 5 लोग सफर कर रहे थे। आम दिनों की तरह मौसम नॉर्मल था। कार्ल्स का प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन टेक ऑफ करते ही ये प्लेन कलाहारी के ऊपर से मोन की तरफ जा रहा था। ये सफ़र था सिर्फ 2 घंटे का, मगर 1 ही घंटे के बाद लेनेट, जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, उसने प्लेन के लेफ्ट इंजन में से ऑयल लीक होते हुए देखा। पहले तो लेनेट को लगा ये नॉर्मल है, मगर उससे रहा नहीं गया और उसने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर की। पायलट कोस्टा को जब ये बताया तो पायलट ने सेफ्टी की वजह से इंजन बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऑयल लीकेज की वजह से प्लेन में आग लग जाए। पायलट कोस्टा के हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, क्योंकि सेसना 414 में अभी भी एक इंजन बाकी था। मगर अफ्रीकन डेजर्ट में खतरनाक गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली हो जाती है और इस वजह से जहाज को अपना एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन की जरूरत थी। एल्टीट्यूड मेंटेन ना होने की वजह से अब प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैब्रोन अथॉरिटी से रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कलाहारी डेजर्ट के बीचम बीच रेडियो सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। अब पायलट के पास प्लेन को बचाने का एक ही तरीका था कि इस जहाज को खाली जगह पे लैंड करवा दिया जाए। ये जहाज पहले ही जमीन से कुछ ही फीट ऊपर था, इसलिए पायलट को जल्द से जल्द सीधी जमीन ढूंढनी थी। पायलट कोस्टा को नीचे अब छोटे छोटे पहाड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, मतलब कोई भी सीधी जगह नहीं थी। अब पायलट कोस्टा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था कहीं भी कैसे भी प्लेन को लैंड करके अपनी जान बचाना। पायलट ने फैसला किया और सबको ब्रेस पोजीशन में आने के लिए बोला और झाड़ियों में ही प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंड होने के जब कुछ मिनटों बाद सबको होश आया तो हर तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। लेनेट का हाथ जल चुका था और नैप के लंग्स में दिक्कत हो गई थी, क्योंकि नैप को सांस नहीं आ रहा था। फिर सबने हिम्मत करके नैप को प्लेन से बाहर निकाला और एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। अभी सबने खुद को संभाला ही था कि अचानक प्लेन से लीक होने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक बहुत तेज धमाके से फट गया। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ
कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर होता है जो प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। जब पायलट ने यह देखा कि सेसना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं है तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई। इसका मतलब साफ साफ था कि इतने बड़े डेजर्ट में उनकी लोकेशन अब किसी को भी नहीं मालूम है। कलाहारी डेजर्ट की छोटी छोटी चट्टानों और झाड़ियों के बीचों बीच ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे, जहां इनके पास ना तो पानी था और ना खाने को कुछ। लेनेड और नैप को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत में जूझ रहे थे। सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आएगी और सबको बचा लेगी, पर रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको लोकेशन पता होगी। अगर रेस्क्यू टीम इतने बड़े एरिया में इन सब लोगों को ढूंढना भी शुरू करे, फिर भी उन्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन लग सकते हैं। इतने में दिन ख़त्म होने लगा और शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ने लगा। उन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक जगह आग लगा ली। पूरी रात लेनेट और नैप की बॉडी से खून की बदबू सारे खतरनाक जानवरों को महसूस हो रही थी, लेकिन शायद ये आग ही थी जिसने जानवरों को दूर रखा हुआ था। आखिरकार रात गुजर जाती है। अब दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी, मगर रेस्क्यू टीम का दूर से दूर तक कोई अता पता नहीं था। सबों की हालात अब बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले सूख चुके थे। सुबह सुबह इन्होंने पत्तों पर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया, पर कुछ ही बूंद ही पी थी कि सूरज सर पे आ खड़ा हुआ और ओस भी कहीं गायब हो गई। इतने में दूर से इनको आते हुए एक जहाज दिखाई दिया। इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच गई थी, इन्होंने देखा एक पैसेंजर प्लेन इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुएं से सिग्नल दिए, आवाजें दी, मगर सब बेकार था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से किसी को देखना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। अब इन सबको यहीं अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पड़े पड़े या तो ये भूख प्यास से मर जाएंगे, और अगर बाहर निकले तो शायद ये जानवरों की भूख के शिकार बन जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार हिम्मत करके काल और पायलट ने इस खतरनाक डेजर्ट में रास्ता ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो बहुत खतरनाक, मगर इसके अलावा इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। काल और पायलट कोस्टा मदद की तलाश में अपने जख्मी साथियों को पीछे छोड़कर निकल गए। दूसरा दिन भी अब खत्म होने लगा था और वहां लेनेट और नैप की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। पूरी दिन आग सी बरसती गर्मी ने इन सबको पूरी तरह डिहाइड्रेट कर दिया। दूसरी तरफ काल और पायलट को पूरा दिन इतना चलने के बाद भी पानी का कोई सुराग नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर यह बारिश उतनी नहीं थी जिससे ये अपनी प्यास बुझा लेते। जहाज को अब क्रैश हुए 3 दिन गुजर चुके थे। काल और पायलट कोस्टा हाल से बेहाल लगातार मदद ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन कोई कामयाबी दूर से दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब उनको ये शक होने लगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ नैप को एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और डैमेज लंग्स की वजह से खतरनाक अटैक्स पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से पेड़ के सहारे ही खड़ा हुआ था। हिम्मत करके उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। वो कुछ दूर ही आगे गया था तो रात को पड़ने वाली बारिश का पानी एक पेड़ के सुराग में इकट्ठा हुआ था। यह मुश्किल से एक गिलास भी पानी नहीं था जिसको सबने शेयर किया और पिया। उधर लेनेट के जिस्म में कुछ ही सांसें बची हुई थी और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। लेनेट के जख्म पर कीड़े पड़ चुके थे और दूसरी तरफ काल और पायलट कोस्टा थे जो पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहे थे। ये भी एक मिरेकल ही था कि अभी तक वो किसी जानवर का शिकार नहीं हुए थे। आखिरकार 4 दिन और 200 किलोमीटर चलने के बाद काल और पायलट कोस्टा को दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। पहले तो उनको लगता है शायद ये उनका वहम है, लेकिन वो वाकई में एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक औरत बैठी हुई थी। ये देखकर इनकी जान में जान आ जाती है।
उन्होंने वहां सबसे पहले पानी पिया, जो कि उन्हें 4 दिनों से नसीब नहीं हुआ था, और उसके बाद रेडियो से कंट्रोल टावर को लोकेशन बताई। रेस्क्यू टीम इन सबको पहले से ही तलाश कर रही थी, लेकिन सही लोकेशन ना पता होने की वजह से वो डेजर्ट के दूसरी तरफ उनको ढूंढ रहे थे। क्रैश के 5वें दिन सुबह सवेरे क्रैश लोकेशन पे तीनों लोगों की सांसें लगभग निकल चुकी थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही मानो जैसे किसी ने इनके अंदर सांसें भर दी। फाइनली रेस्क्यू टीम क्रैश प्लेन के पास पहुंच चुकी थी। इस प्लेन क्रैश में बचने वाले लोगों का कहना है कि मौत से बस कुछ पल ही पहले रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कार्ल और पायलट कोस्टा का मदद के लिए जाना एक अच्छा फैसला साबित हुआ। इस हादसे में सारे लोग बच गए और आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप बहुत पसंद करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे की वीडियो के लिए।